हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी? चलिए, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि अपना जो सिलेबस है वो चेंज होके आ चुका है और बच्चों ने देख भी लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार हमारा सिलेबस चेंज हुआ है ना भाई। तो मैं आपको बता दूं कि एक अलग से शॉर्ट वीडियो में हम अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, तो मैं छोटी सी बात आपको अपने सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूं, ध्यान से आप समझना। एक हल्की सी हिंट मैं आपको दूंगा और इस हिंट से ही आपको अपने सिलेबस के बारे में समझना है ना। यदि किसी बच्चे की फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है ना। और जिस बच्चे को अभी तक सिलेबस नहीं प्राप्त हुआ है वो भी मैसेज करके सिलेबस ले सकता है, अपने फ्रेंड से या मेरे से, किसी से भी ले सकता है। ठीक है, सुनिए, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं और उस हिंट से ही आप समझ जाएंगे कि हमारा सिलेबस कैसे हटाया गया है। ध्यान से समझना। जैसे सिलेबस वाले कॉलम में आपको यहां पे इधर एक दिख रहा है कि भाई चैप्टर, यह है चैप्टर, और इधर लिखा हुआ है हटाया गया शीर्षक। देखो, इसमें ना 3 पार्ट किए हुए हैं। एक तो उसमें लिखा हुआ है जैसे बायोलॉजी सैद्धांतिक, है ना, एक प्रैक्टिकल का, और फिर एक इंग्लिश में लिखा हुआ है ना भाई। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है दोनों से, हमें केवल हिंदी वाले पोर्शन को देखना है, हिंदी वाले पार्ट को देखना है। और वहां पे मैं जैसे आपको बात बता दूं, जैसे हमारे टोटल 22 चैप्टर हैं, है ना भाई। तो जैसे वहां पे क्या है, पूरे चैप्टरों के नाम लिखे गए हैं। एक बात मेरी समझो कि जिस चैप्टर का यहां पर जिक्र नहीं है वो समझ लेना उसमें से कुछ भी नहीं हटा। मेरी बात को समझो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहां चैप्टर चल रहे हैं 1 2 और उसने 3 नहीं लिखा, 4 5, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पे जो 3 चैप्टर का इस टेबल में नाम नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर हट गया, नहीं। इसका मतलब यह है कि जो चैप्टर इस लिस्ट में नहीं है वो पूरा की पूरा आपके सिलेबस में, उसमें से कोई टॉपिक भी नहीं हटा। ये विपरीत है। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? जिस चैप्टर का नाम आपकी टेबल में मिल जाए समझ लेना उस चैप्टर में से कुछ ना कुछ हटा है, और जिस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक नहीं हटा उस चैप्टर का नाम आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगा। ये बात मेरी समझ लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी चैप्टर हैं इसमें, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके 11th क्लास का हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट कंपटीशन और हर कंपटीशन में आता है। तो ऐसा करके वो कोई भी चैप्टर पूरा नहीं हटा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हर चैप्टर से ऐसे टॉपिक हटाए हैं जो हमारे ज्यादातर काम के नहीं हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक है, जैसे अब आप क्या देखेंगे, अभी देखो आपको पता तो है नहीं टॉपिक के बारे में, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी बुक देखेंगे, अब जैसे यहां चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 है, जैसे उसमें कहा है कि ये जीव क्या है, ये ऐसे टॉपिक लिखा हुआ है कि जीव क्या है, उसके नीचे और है। तो इसका मतलब यह है कि यह टॉपिक इस चैप्टर से हट गया, है ना। जैसे चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 में ये लिखा हुआ है जैसे
विषाणु, लाइकेन और विरियोड, है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना। जैसे ये चैप्टर नंबर 2 है तो इसमें इधर लिखा हुआ है हटाया गया शीर्षक, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो हटाया गया शीर्षक में आप जब चैप्टर नंबर 2 के आगे देखेंगे तो आपको वहां पर ये लिखा मिलेगा विषाणु लाइकेन, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चैप्टर नंबर 2 से, जो कि हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, उस चैप्टर में से ये जो टॉपिक है विषाणु वाला और लाइकेन वाला, ये हट गया है, ये हट गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ऐसे आपको इस समझना है कि भाई अपना सिलेबस किस प्रकार हटा है। अब आप जो भी टॉपिक हटाए गए शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे और उसके आगे आप चैप्टर नाम देखना, तो उससे ये पता लगाना, आप ये अंदाज लगाएंगे कि इस चैप्टर से ये जो टॉपिक है वो हट गया है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है सिलेबस को समझने में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारे सिलेबस का जो चेंजमेंट है वो किस प्रकार हुआ है। ठीक है भाई, हाँ, क्योंकि अभी आप टॉपिक जानते नहीं है तो आप बुक देखना, तो उसमें ये टॉपिक जो हटाए गए शीर्षक में लिखे हुए हैं उन टॉपिकों पे आप टिक कर लेना जिसके पास बुक है ना। बाकी स्कूल खुलेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमारे सिलेबस की जो पीडीएफ आपके पास है, उस पीडीएफ को जब आप ओपन करते हैं तो हिंदी में जो लिखा हुआ है उसमें ये दो चीज़ आती हैं। एक में तो चैप्टर आता है एक साइड में, और एक साइड में आता है हटाया गया शीर्षक यानी कि टॉपिक। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि इधर हमारे 22 की 22 चैप्टर हैं, उनके नाम हैं, है ना, और इधर हटाया गया शीर्षक में जो टॉपिक आपको मिले उसका मतलब ये समझो कि अमुक टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में विषाणु लाइकेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अब आप बुक खोल के देखना तो आपकी बुक में लास्ट में ये टॉपिक आपको मिलेगा विषाणु और लाइकेन वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वह टॉपिक नहीं है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारा सिलेबस किस प्रकार चेंज हुआ है। समझ में आ गई भाई बात, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा सिलेबस किस प्रकार चेंज हुआ है ना, या कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। तो आप ऐसा करना, टॉपिक देख के उन पे आप टिक करते रहना। ठीक है भाई, हाँ। तो यदि फिर भी किसी बच्चे समझ में नहीं आए तो मेरे से कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, चलिए। तो ये सिस्टम था भाई हमारे सिलेबस का। और अब बहुत ही जल्दी खुशखबरी भी आने वाली है, जैसा कि मेरे सुनने में आ रहा है कि 2 नवंबर से शायद क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे ना। अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर में ही आपके जो स्कूल हैं वो ओपन हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, चांसेज हैं भाई। ठीक है, हाँ, तो जल्दी खुलने ही वाले हैं। अब भाई सिलेबस फिक्स कर दिया तो इसका मतलब सीधा सा है कि स्कूल 101% अब खुलने ही वाले हैं। यदि सिलेबस फिक्स नहीं होता तो 0 सत्र की संभावनाएं थी, लेकिन अब उन्होंने सिलेबस फिक्स कर दिया है तो इसका, और छुट्टियां भी फिक्स कर दी हैं। जैसे दीपावली की 2-3 दिन की छुट्टी रहेंगी, तो इसका मतलब यही जाहिर होता है कि अब उनकी स्कूल खोलने की जो प्रोग्रामिंग है वो लगभग कंप्लीट है। ठीक है, हाँ, तो बहुत जल्दी ही खुशखबरी आपके पास आने ही वाली है, ये मानो। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर नंबर हमारा 2 थोड़ी सी आज हम बात कर लेंगे उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि जीव जगत के वर्गीकरण में हमारी जो कल तक बात हुई थी
वो हमने कल साइनोबैक्टीरिया को देखा, नील हरित शैवाल को देखा, और उसके बाद हमने यू बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। और यू बैक्टीरिया में हमने क्या देखा कि आकृति के आधार पर जो यू बैक्टीरिया हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार और कौमाकार, देखे थे ना। अब हमें क्या है, उन्हीं में छोटे छोटे से एग्जाम्पल और उनके बारे में बात करनी हल्के रूप में। तो नंबर 1 हम लिखेंगे कोकस या गोलाकार, ठीक है। तो लिखिए इनकी आकृति गोल होती है। एग्जाम्पल की हमें बात करनी है तो मैं आपको बता दूं, जैसे डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये जीवाणु हैं। तो इनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, कोकस। तो समझ लेना जिस भी जीवाणु के नाम के पीछे कोकस लग जाए तो उसकी आकृति कैसी होगी, गोल आकृति होगी। कैसी होगी भाई, गोल आकृति, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बैसिलस की, छड़ाकार जिसको हम बोलते हैं। इनकी आकृति छड़ जैसी होती है। बैसिलस जीवाणु और कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो कि हमारे अंदर डिप्थीरिया डिजीज फैलाता है, वह जीवाणु भी छड़ जैसी आकृति का होता है। नोट कीजिए, कहां तक दिख रहा है आपको, हाँ अभी आ जाएगा एक और। तो तीसरी हेडिंग है बैसिलस के बाद सर्पिलाकार। इनकी आकृति कुंडलित होती है। स्पाइरलम और नेस्सेरिया गोनेरी, ये जीवाणु के नाम है ना। स्पाइरलम भी जीवाणु है, नेस्सेरिया गोनेरी भी एक जीवाणु है, और यह जीवाणु हमारे अंदर एक सोजाक डिजीज फैलाता है, महिलाओं में सोजाक, है ना। और ये हमारे अंदर न्यूमोनिया डिजीज फैलाते हैं। कौन सी, न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये हमारे अंदर न्यूमोनिया रोग फैलाते हैं। ये डिप्थीरिया फैलाता है, ठीक है, डिप्थीरिया डिजीज। नोट कीजिए इनको। लिख लिया, तो 3 हो गए, तीनों लिख लिए। अब मैं आपको यहां पर इसके बारे में बता दूं हल्का सा। देखो बहुत सिंपल है कि जीवाणु जो होते हैं वो आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ जीवाणु तो होते हैं जिनकी आकृति गोल होती है, उनको तो रखा जाता है कोकस समूह में। कुछ जीवाणु की आकृति छड़ जैसी होती है, लकड़ी जैसी, स्टिक जैसी, उनको रखा जाता है बैसिलस जीवाणु में। और कुछ की आकृति होती है कुंडलित, सांप जैसी, उनको रखा जाता है सर्पिलाकार में, ठीक है। और एक है हमारा
नंबर 4, कौमाकार, मतलब कौमे जैसी आकृति का। तो लिखिए इसकी आकृति अंग्रेजी के कौमा जैसी होती है। तो इसका एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी एक खतरनाक जीवाणु है जो हमारे अंदर दस्त रोग उत्पन्न करता है ना। विब्रियो कॉलेरा जिसको हम बोलते हैं ना, हैजा, हैजा आपने सुना है, हैजा डिजीज। तो हैजा डिजीज को जो करता है वो विब्रियो कॉलेरी करता है। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, हैजा का नाम आपने सुना होगा, जिसमें हमें उल्टियां दस्त वगैरह लग जाते हैं, तो उसे विब्रियो कॉलेरी जीवाणु उत्पन्न करता है, हैजा को। तो ये हैं हमारे 4 प्रकार के जीवाणु और उनके कुछ मोस्ट वन एग्जाम्पल। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे, क्योंकि हम वास्तविक जीवाणु में चल रहे हैं, तो इसी जीवाणुओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो आपको लिखना है उसमें ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु। हेडिंग लगाइए, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि भाई ग्राम पॉजिटिव जीवाणु इनमें से कौन सा है, इनमें से ग्राम नेगेटिव कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, तो जीवाणु लिख लिया, फिर आप सबसे पहले नंबर ए हेडिंग लगाएंगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। ठीक है, लिख लिया। इसमें एक ओवरऑल पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए, क्रिश्चियन ग्राम ने, वैज्ञानिक है, इसको ये याद रखना, अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा। ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। चलो आप ऐसा करना, इसको हटा दो यार, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे अब, है ना। ये हेडिंग मत लगाना, पहले इस लाइन को लिखना है ना। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई मेरे से, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप ऐसे लिखना है ना, 2 भागों में बांटा। अब हम लिखेंगे नंबर ए ग्राम पॉजिटिव और नंबर 2 है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, ये तो एक हेडिंग हो गई कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के बारे में। अब हमने यहां पे क्या देखा कि ये क्रिश्चियन ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे। अच्छा, अभिरंजन, मैं आपको बता दूं, अभिरंजन को हम ना स्टेनिंग, इंग्लिश नाम आप इसका बहुत अच्छी तरीके से लिखना, स्टेनिंग, STAINING, स्टेनिंग। अभिरंजन को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेनिंग। तो जैसे स्टेन विधि, स्टेनिंग विधि है ना, ऐसे तो स्टेनिंग बोलते हैं अभिरंजन को। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव लिख लिया।
अब नंबर ए हम हेडिंग लगाएंगे। चलो मैं आज से मिटा देता हूँ उसको, फिर लिखते हैं, दोनों को एक साथ लिख देंगे। नंबर ए हेडिंग ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। तो लिखिए ऐसे जीवाणु जिनको अभिरंजन STAIN स्टेन बोलते हैं अभिरंजन को, अभिरंजन क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित कर बाद में अल्कोहल से धोने पर भी अभिरंजित बने रहते हैं, उन्हें पॉजिटिव जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, बी है ग्राम नेगेटिव जीवाणु। तो यहां लिखिए ऐसे जीवाणु जो उपर्युक्त विधि से अभिरंजन छोड़ देते हैं, उन्हें नेगेटिव जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आपको समझाऊंगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। नोट कीजिए पहले। लिखो आराम से ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके बारे में ना हमें केवल समझना है कि आखिर भाई ये क्या चीज है। लिख लिया सभी ने? चलिए सुनिए, देखो भाई, एक क्रिश्चियन ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या देखा कि जीवाणु लिए, है ना। अच्छा, अभिरंजन मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक प्रकार का कलर, बायोलॉजी में जिस कलर का हम प्रयोग करते हैं, किन्हीं कलरों का यदि हम प्रयोग करते हैं, रंगने वाले पदार्थ का
यदि हम प्रयोग करते हैं तो हम उसे अभिरंजन बोलते हैं, स्टैन। और किसी को अभिरंजन करने की क्रिया को हम स्टैनिंग यानी कि अभिरंजन क्रिया बोलते हैं ना। तो ध्यान से समझिए, अभिरंजन का मतलब आपको इतना समझना है कि कोई ऐसा लिक्विड जो किसी भी जीव को रंगने के काम आए, जीव को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। यदि कोई रंग किसी जीव की कोशिका को रंग दे, उसमें कलर कर दे, तो हम उसे अभिरंजन बोलते हैं, स्टैन बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपको बताएंगे भी अभिरंजन वगैरह, है ना, सारी चीज आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि ये अभिरंजन है, ऐसे ना। तो अभिरंजन का एक सीधा सा मतलब आप समझ लो कि जीव को रंगने वाले पदार्थ, है ना, उसको अभिरंजन बोलते हैं। तो क्रिश्चियन ग्राम ने क्या देखा कि कुछ जीवाणुओं को अभिरंजित किया, मतलब कुछ जीवाणु लिए उन्होंने, 5-6 प्रकार के जीवाणु लिए, उसको क्रिस्टल वायलेट मतलब बैंगनी रंग के एक अभिरंजन में डाला। डालने के बाद उन्होंने सभी जीवाणु को अल्कोहल से धोया, अल्कोहल। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ जीवाणु ने अल्कोहल से अपना जो अभिरंजन था उसको, मतलब जो हमने रंगा था, वो रिमूव हो गया। अब वो मतलब पहले जैसे हो गए, जो उनका नेचुरल कलर था, है ना। कुछ जीवाणु ऐसे जिनको अल्कोहल से धोया फिर भी वो स्टैन रहे, यानी कि अभिरंजित ही बने रहे, उन्होंने उस कलर को नहीं छोड़ा। मेरी बात समझ रहे? 2 प्रकार के जीवाणु लिए, 2 जीवाणु, एक रंग में उनको डाला, निकालने के बाद उनको अल्कोहल से साफ किया। एक जीवाणु ने अपने रंग को छोड़ दिया और एक ने अपने रंग को नहीं छोड़ा। तो सिंपल सी बात है, इसी आधार पर क्रिश्चियन ग्राम ने कहा कि जो जीवाणु रंगने के बाद यदि इनको अल्कोहल से धोया जाए फिर भी अपने रंग को नहीं छोड़ते, कृत्रिम रंग जो हमने रंगा है, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बोलेंगे, और जिन्होंने रंग को छोड़ दिया है उन्हें हम ग्राम नेगेटिव जीवाणु बोलेंगे। तो यही है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। समझ में आ गई बात? आपसे कोई पूछे कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है, तो आप सिंपल सा देंगे कि ये ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको यदि हम एक बार रंग दें, अभिरंजित कर दें और इनको अल्कोहल से धोएं तो भी ये अपने उस कलर को नहीं छोड़ेंगे। बस सिंपल सी बात है, और आपको उनके एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल देखने हैं। तो ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें हम करेंगे कल, और कल हमारा जो ये मोनेरा जगत है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने प्रोटिस्टा जगत के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, सिलेबस की आप जरूर याद रखना, हिंट मैंने दी है, यदि आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या कॉल करके मेरे से अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाकी बात करेंगे कल।